मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। ये बुलडोजर चलाना मैं समझता हूँ कतई अन्याय है। बुलडोजर चलाने मतलब अदालतों का फिर क्या रोल रह गया? संतुष्टि कब मिलेगी? जब पूरा लोग खत्म हो जाएगा, उसी दिन मेरा सही सलामत अन्न ग्रहण होगा। होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करें। आपके अगर शर्म हुआ तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन से समाजवादी पार्टी टेंशन में क्यों है? क्या माफियाओं का कोई धर्म होता है जो समाजवादी पार्टी के सांसद इसे मजहबी रंग देने पर तुले हैं? लेकिन योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो प्रण लिया है उसे वो लगातार मिशन मोड पर पूरा करने में लगे। आज तीसरे दिन लगातार अतीक अहमद के गुर्गे पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। 1 मार्च को अतीक के गुर्गे जफर के घर पर बुलडोजर चला। 2 मार्च को यानी कल अतीक के गुर्गे सफदर अली के घर को ढा दिया गया। आज अतीक गैंग का फाइनेंसर है, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अतीक के गुर्गों के घर पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। मऊ में भी एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी के बेटे के घर पर भी आज बुलडोजर चला है और अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार की इस कार्रवाई से इतनी बौखला गई है कि अब वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन की धमकी दे रही। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, नाम है शफीकुर रहमान भट्ट। बुलडोजर कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। साथ ही योगी सरकार को खुली धमकी दे रहे हैं कि जब तुम सत्ता से बाहर हो जाओगे तो बुलडोजर कार्रवाई की जद में तुम भी आ जाओगे। सुनिए सबसे पहले। ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र बुलडोजर से क्या मतलब है? क्या बुलडोजर से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? है अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। आपने सुना बर्क साहब की आखिरी लाइन क्या थी? एक दिन जब इस ओहदे पर ना रहे तो तुम भी इसी जद में आ जाओगे। समाजवादी पार्टी को सवाल यह है कि आखिर माफियाओं और अपराधियों में धर्म क्यों नजर आता है? क्या योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है? लेकिन सच्चाई यह भी है कि तमाम हिंदू माफियाओं और अपराधियों का एनकाउंटर भी योगी सरकार में हुआ है। तो जो धमकी शफीकुर रहमान बर्क दे रहे हैं, ऐसी धमकी दिसंबर 2021 ये तारीख आपको याद दिलाना जरूरी है। तब MIM चीफ ओवैसी ने भी पुलिस को दी थी और कहा था कि जब योगी और मोदी सत्ता से चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? आज आपको वो धमकी भी सुननी चाहिए। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। सुना आपने ओवैसी साहब को। एक तरफ शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग बुलडोजर एक्शन पर सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद में हिंदुओं को होली खेलने पर फसाद की धमकी दी जा रही। यानी रंग खेलोगे तो फसाद हो जाएगा। सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म की बात करने वालों के लिए यही गंगा जमुनी तहजीब है? क्या ऐसी धमकी देकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? यह बयान भी आपको सुनना चाहिए कि होली के मौके पर उसे होली खेलने पर मजबूर न करें और ना ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। शायद सब
हम में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। आपके अगर सर हुआ तो सर तो फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा, पहले चेतावनी दे रहा हूँ। लिहाजा प्रशासन को सतर्क रहना है और जो टीमें बनाई गई हैं उनके लिए हिदायत ये है कि जो भी उधर से गुजरे उसकी मूवी बनाई जाए, शराब के उसमें हो, कुछ भी हो, जिम्मेदार वो होगा, उसके खिलाफ चालान जरूर होना चाहिए। मैं उसको नहीं बख्शूंगा। शराब पियो, घर में रहो, सीधे सीधे निकलो। अगर मस्जिद पर किसी दुकान पर हमला किया गया, रंग डाला गया, सुना आपने सदाकत हुसैन साहब को, अगर रंग डाला गया, गलती से मस्जिद पर एक हाथ बूंदे पड़ गई रंग की, तो मैं बख्शूंगा नहीं। पूरी अथॉरिटी है सदाकत हुसैन के साहब के पास। ऐसे में आज के सवाल आपके सामने आगे रखना जरूरी है, जिन पर आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल यह है कि बुलडोजर एक्शन पर बर्क की योगी को क्या खुली धमकी है, जो उन्होंने कहा कि इसकी जद में तुम भी आ जाओगे। सवाल यह भी कि समाजवादियों को माफियाओं का धर्म क्यों दिखता है भाई। सवाल यह भी कि यूपी में बाबा बुलडोजर से मुसलमानों को डर लगता है क्या, और क्या यह कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, और क्या अगर माफिया मुसलमान है तो इसलिए कार्रवाई ना हो क्योंकि वो मुसलमान है। सवाल यह भी कि मुसलमानों को भड़काएंगे, होली पर फसाद कराएंगे, जो आपने सदाकत साहब को सुना। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब है, खासतौर पर लोकसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी से। मनीष शुक्ला जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जो पूरी डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। अवधेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अभिषेक सोम, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मोहम्मद फरहान हमारे साथ है, MIM के प्रवक्ता। शुएब जमई है, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। इनके अलावा मुफ्ती वजाहत कासमी हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभिषेक भाई सबसे पहले आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जो आज का सर्वे है वो भी देश के सामने रख दे, ताकि लोग अपनी राय जो है वो बता सके। आज के जिस सवाल पर आपको पोल में हिस्सा लेना है, वो सवाल आपके सामने है कि माफियाओं पर योगी सरकार के एक्शन को समाजवादी पार्टी धर्म से क्यों जोड़ रही है, क्या सियासत कर रही है इसीलिए। तो इस पर आपको अपनी राय देनी है, हाँ या ना में। हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल पर जाकर इस पोल में आप हिस्सा लेंगे और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। अभिषेक भाई आपसे सवाल है, योगी पर बुलडोजर चलाने का इरादा है क्या, जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो? देखिए, बर्क साहब की खुद की निजी राय हो सकती है, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है। और रही बात अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की और कानूनी कार्रवाई की, तो ये इसमें अच्छी बात है। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई भी अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज उठाता है और इस तरह की चेतावनी देता है, ये बम से हमला हुआ है, बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है अपराधियों ने, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। तो इसमें गलत क्या है, हम तो साथ खड़े हुए हैं सरकार क्यों दिख रहा है, इसे मुसलमानों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस भाषा से असहमति क्यों है? नहीं, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था और कानून का सभी को पालन करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? अपराधी को कोई इस देश में जगह नहीं है। प्रदेश नेता ने कहा था सदन के अंदर, ये भाषा ठीक नहीं है। नहीं, भाषा मिट्टी में मिला दूंगा, देख लूंगा, हो सकता है कि उनको गलत लगाओ, इस वजह से उन्होंने विरोध किया हो। पर मुझे लगता है कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हम लोग साथ, मतलब आपको गलत नहीं लग रहा है? नहीं, हमें नहीं, पूरी पार्टी को कहां गलत लग रहा है। अरे आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कह दिया कि भाषा ठीक नहीं भाई। नहीं, भाषा मैं देख लूंगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये एक इस पद की गरिमा के तो माफियाओं को मिट्टी में मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल सही है, हम तो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर बैठा कोई भी इस बात से असहमति जताएगा कि माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाइए। नहीं, बिल्कुल हम इस बात से इत्तेफाक कहां रखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आप मिट्टी में मिला दीजिए, आप उन पे बुलडोजर की कार्रवाई करिए, आप उनके नाम बदल दीजिए, आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कौन रोक रहा है? आपकी सरकार है, आपके पास पूरी एजेंसी। अभिषेक भाई देखिए, एक तो नाम बदलने पर डिबेट नहीं चल रही है सर। या तो आप कह दीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन के अंदर गलत कह दिया, माफियाओं को मिट्टी में मिलना चाहिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। नहीं, या तो कह दीजिए मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं देखिए, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, गलत अर्थ ये सब सियासत में बहुत पुरानी स्टाइल है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, लाइव कार्रवाई चल रही है, लाइव बयान दिखा दिया, तोड़ा मरोड़ा कहा गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सुब्रत साहब, आपने सुना यूपी के मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर क्यों नहीं से धमकी मानी जाए, जो बर्क साहब ने कहा कि सत्ता में नहीं रहोगे बुलडोजर मुड़ जाएगा तुम्हारी ओर। देखो, अब ये तो दिन रात यही कोसते हैं और आपको नहीं मालूम इनकी सोच किस प्रकार की है। अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो इनकी सोच उजागर हो रही है और आज
मैं समझता हूं कि देश नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति और खासकर वह राष्ट्रवादी व्यक्ति वो समझता है कि इन लोगों की सोच कितनी गंदी है और कितनी नीचे तक ये सोच सकते हैं। अभी आपने देखा कि एक मॉडल जो आया था जिसमें उनका कहना था कि हम 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये सब उसके पीछे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी इनकी पूरी तरीके से सरपरस्त है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि राजनीति का अपराधीकरण और उसके बाद में उसका माफियाकरण। भाई कैसे कोई मुख्तार बन गया, कैसे कोई अतीक अहमद बन गया, कैसे ये विधायक बन गए, कैसे ये सांसद बन गए, किन्होंने इसको संरक्षण दिया। माने मुख्यमंत्री के रहते हुए एक अधिकारी आपने देखा होगा, एक आईपीएस अधिकारी। एक बात सुब्रत साहब एक बात बता दीजिए, आपके एक बयान की चर्चा चूंकि हाल फिलहाल के पिछले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा हुई है और जिस अंदाज में बर्क साहब ने कहा वो सवाल मुझे लगता है कि पूछ ही लेना चाहिए। आपने कहा था गाड़ी पलट भी सकती है, तो ये क्या उसी के साइड इफेक्ट है क्या कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं? नहीं, देखो अब गाड़ी पलट सकती है क्या? इनकी माफियाओं की गाड़ी नहीं पलटेगी तो इनकी गाड़ी क्या इनको माला पहनाया जाएगा? समाजवादी पार्टी में इनको माला पहनाया जाता रहा है। आज यही कारण है कि इतना ज़्यादा मनबड़ हो गई है, इतना मनबड़ हो गए कि इन्होंने यह जानते हुए भी कि भाजपा की सरकार है, यह माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं है बल्कि माफियाओं की विनाशकारी सरकार है। उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत जुटोली। माने इतनी इनकी हिम्मत हो गई कि माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आम एक जिसको हम कहना चाहिए कि आज के उसमें जो ये जो बात जिस प्रकार की राजनीति के जातिकरण कर रहे हैं, उस जाति के आधार पर भी बात करेंगे कि पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का एक व्यक्ति वह मारा गया और एक पुलिस वाला मारा गया, वह भी एक अति पिछड़े समाज का है। तो क्या इनको मरवाओगे? इन अपराधियों से इनको मरवाओगे और इनके पीछे से अपराधियों की मदद के लिए शफीकुर रहमान के जैसे लोगों को लगा दोगे तो इनकी गाड़ी नहीं पलटेगी तो किसकी गाड़ी? ठीक है सुब्रत पाठक साहब, ने भाजपा की सरकार केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से माफियाओं का खात्मा होगा उत्तर प्रदेश से। आपकी इन बातों से यह संदेश तो खैर जा रहा है। शुएब जमई, अगर अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई होती है, अगर मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर कार्रवाई होती है, इसमें धर्म कहां से आ जाता है बीच में? देखिए, अपराधियों पर कार्रवाई होना एक अलग बात है, लेकिन इंसाफ के लिए बुलडोजर चलाना, आपने सही कहा कि धर्म देखकर नहीं चलाया जा रहा है। अभी पिछले लोग भूल जाते हैं, जनता बहुत जल्दी। बुलडोजर की बहुत जो तारीफ कर रहे हैं, बाबा की बुलडोजर, बाबा की बुलडोजर। कानपुर में एक ब्राह्मण हिंदू परिवार का घर पे बुलडोजर चला दिया गया, बेटी और माँ जान से चली गई। उसके लिए ताली बजाएंगे क्या? उसके लिए बाबा के बुलडोजर की जय करेंगे? कोई उछल के कोई उसके लिए यहाँ से हर्ष उल्लास मनाएगा? ठीक है शुएब जमई, आपकी बात ठीक है। कानपुर की घटना हुई, उस खबर को हमने दिखाया, सरकार से सवाल भी पूछा। सुन लीजिए सर, सरकार से सवाल भी पूछा, वहां पर कोई धर्म की बात नहीं करने गया। लेकिन आप यहां पर चूंकि कार्रवाई हो रही है, चूंकि अतीक अहमद मुस्लिम, चूंकि मुख्तार अंसारी मुस्लिम, चूंकि जितने गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है वो मुस्लिम, इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। माफिया पर कार्रवाई की बात करते हैं, ये माफिया को, किस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे? कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सिंह 106 मुकदमे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलना चाहिए कि नहीं? उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक शुएब जमई सीधे सवाल का जवाब दीजिए, या फिर शुएब जमई, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए मैं शुएब जमई से आगे बातचीत करूंगा। फरहान, मैं आपके पास आता हूं। आपके नेता ने भी कहा था मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनके गुर्गे मुस्लिम इसलिए छोड़ दे क्या? राकेश भाई, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आपके सवाल से पहले। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग बैठे हैं, एक प्रवक्ता है और एक सांसद है। माननीय सांसद जी तो 2-3 दिन पहले बयान इस तरीके से दिए हैं कि लग रहा है ये सांसद नहीं बल्कि न्यायपालिका की गाड़ी पलटेगी, और अगर पलटना हो तो कल नहीं आज पलट जाए, ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन पलट जाए। माननीय सांसद जी का ये बयान है। मैं कहता हूं अतीक अहमद को मारने के लिए क्या आप हजारों यात्रियों, आपके नेता कहते हैं, सुन लीजिए फरहान साहब, आपके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ भारी पड़ जाएंगे। आपके नेता कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता, नाम गिराऊं क्या? जंतर मंतर बोल दीजिए कि नहीं बोलते हैं? खड़े होकर बोल दीजिए कि नहीं बोलते हैं? पर जो ओवैसी ने 2021 में क्या कहा था? सत्ता से बाहर चले जाओगे, कौन बचाने आएगा? पुलिस वालों को धमकी दी थी।
बहुत बहुत कुछ कहा गया है। साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था, चाकू तेज कर लो, छुरी तो बस इन्हीं के कहने पर सवाल होगा। बताइए ना आपके नेता ने क्यों कहा था, क्यों कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? अभी कुछ दिन पहले ही जंतर मंतर पर खड़े होकर एक साधु ने कहा था मेरी क्या नाम है 100 साल उम्र होने की हो गई है और मैंने 100 हत्याएं आप ही के पार्टी के एक नेता ने पीछे कमर में हाथ बांध के कहा था 800 सालों तक तलवार के दम पर शासन किया। यूपी के आपकी पार्टी के नेता थे, बोल दीजिए कि नहीं कहा था, बोल दीजिए कि नहीं कहा था। नेता ने कह दिया तलवार के दम पर शासन करेंगे, तो क्या नाम है भारतीय जनता के पार्टी के नेता कहेंगे हम बुलडोजर के दम पर शासन करेंगे। तो अपने पार्टी के लोगों की आलोचना तो करिए फरहान भाई, उनसे तो जो सवाल पूछते हैं वो पूछते रहेंगे। हमें पता है अभिषेक भाई आप नहीं कर पाएंगे, हमें ही करना पड़ेगा। हमें पता है आप नहीं कर पाएंगे, आप सुब्रत पाठक जी से नहीं पूछ पाएंगे कि आपने नहीं मैं सुब्रत पाठक से जो पूछना था वो पूछ लिया सर। आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या रखना है वो बताइए। पत्रकारों को सवाल सिखाने का शगल मत पालिए सर, ठीक है ना? पत्रकारों को सवाल सिखाने का शगल मत पालिए, मत वो काम छोड़ दीजिए, वो काम मैं बखूबी कर लेता हूँ। अभी आप इतने बड़े जर्नलिस्ट नहीं हुए हैं कि आप नहीं आप भी इतने बड़े नेता नहीं हुए सर। मैं कितना बड़ा जर्नलिस्ट हूँ या नहीं हूँ इसकी चिंता आप मत करिए, लेकिन आप इतने बड़े नेता तो बिल्कुल नहीं हुए फरहान भाई। ये सवाल आप उससे मत कीजिए, ये सवाल सुब्रत राय पाठक से कीजिए, उनसे पूछिए क्या वो न्यायपालिका है। अरे तो आप न्यायपालिका है क्या, या आप पुलिस प्रशासन है? जो आपके नेता ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आप कौन है भाई? आपके नेता कौन है? देना चाहते हैं हिंदुओं को 800 सालों तक तलवारों के दम पर शासन की, हाथ पीछे बांध कर बैठे रहते थे, ये आपके नेता ने कहा मंच से, और सिखाने आते हैं सवाल। पहले नेतागिरी सीखिए आप जाकर, और कैसे पॉलिटिकल कार्य, सुनिए सर, कैसे टेलीविजन चैनल पर जाकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं सर, कैसे अपनी बात रखते हैं सर, वो पहले सीखिए आप। उनके पक्ष में बोल रहे हैं, आप जनता के बारे में बात नहीं कर रहे। जनता के बारे में बात कर रहा हूं भाई, कुछ नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर, व्यक्तिगत तौर पर नहीं उलझना है, जनता के बारे में बात कर रहा हूं, जनता के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ नहीं है। अतीक मुख्तार इनके गुर्गों पर कार्रवाई इसलिए ना हो क्योंकि वो मुस्लिम है, यही आप चाहते हैं अवधेश जी? सरकार आती और जाती रहती है, ठीक है सर, से बड़ी नहीं है। ठीक है सर, वही न्यायपालिका बहुत फैसले देती है। सुन लीजिए एक बात और सुन लीजिए, सुनिए 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 सुनिए, आपके नेता कितने न्यायपालिका को मानते हैं ना सर? अयोध्या में फैसला आ गया, मंदिर बन रहा है ना, हर दिन कह देते हैं कि ये फैसला गलत है। पहले अपने जाके नेता ओवैसी को सिखाइए कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करना सीखे, फिर आकर मुझे पत्रकारिता सिखाइएगा। अवधेश जी ऐसा है, रुक जाओ भाई, अरे रुक जाइए भाई, आपका हो गया फरहान साहब, आपका नाम पर भी साहब लिखा हुआ है, पता नहीं। ठीक है फरहान भाई रुक जाइए सर, अपने नेता को जाकर न्यायपालिका का सम्मान सिखाइए, फिर मुझे पत्रकारिता सिखाइएगा सर, और सवाल पूछना सिखाइएगा। अब अवधेश जी की बारी है, इनकी बात फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। ऐसा है कि आप इससे कल्पना करिए कि इस समय 2 पुलिस वाले और एक मतलब वकील की हत्या हुई है दिन दहाड़े, उससे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो किस प्रकार के बयान आ रहे हैं? कल्पना करिए कि इनको जब इनके पीछे कितनी बड़ी शक्तियां रही होगी, अतीक अहमद हो, मस्कुद्दीन हो, या अफजाल अंसारी हो, या मुख्तार अंसारी हो। ये है, देखिए माफिया 2 प्रकार के हैं। एक माफिया वो है जो क्रिमिनल बन के गोली चलाता है, मारता है, संपत्तियां दखल करता है, लेकिन एक बड़ा माफिया जो होता है वो अपने समुदाय को भड़काता है, इसके समर्थन में खड़े होता है, बयान देता है, माहौल बिगाड़ता है कि इस प्रकार के दुस्साहसिक कार्रवाई आगे भी हो। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में इस समय जो कुछ भी दिख रहा है, या उत्तर प्रदेश के बाहर कार्रवाई के अलावे जो ये माफिया दिख रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क के जैसे जो कह रहे हैं, एक महाराज कह रहे हैं कि अगर मस्जिद पर एक बूंद आ गया तो सहन नहीं करेंगे, शराब पी के घर में रहो। इस प्रकार की धमकी आ रही है, तो इनको आप माफिया से अलग मानते हैं क्या? तो ये जो दूसरी माफिया आ रही है, इनका भी रास्ता निकालने की जरूरत है कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर वो न्याय के विरुद्ध है, तो लोग न्यायालय में जा सकते हैं। पुलिस का भी विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन आप सरेआम धमकी दे रहे हैं। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए अभी जो मसूकुद्दीन के हुआ, ये लोग कह रहे हैं मसूकुद्दीन का भी केस खंगाला गया, जिसका भी घर टूट रहा है, 16 मुकदमे उस पर है, पूरे परिवार को मिला के 30 मुकदमे है, अतीक अहमद के साथ उसके पैसे का लेन देन है। अब मैं पूछ रहा हूं कि कोई आके सरेआम पुलिस को मार दे, वकील को मार दे, और शासन बैठा रहे, बुलडोजर। अरे सुन लीजिए, आपके बीच में कोई, फरहान भाई सुन लीजिए सर, एक एक बार सब लोग बोल ले, फिर आ जाऊंगा आपके पास, अपनी बात कर लीजिएगा। सुन लीजिए, आपने एक पत्रकार को बता दिया है, मेरे को भी आप बता देंगे, आपसे दुगनी उम्र भी होगी मेरी। खैर ऐसा ये इस समय कोई भी क्रिमिनल पुलिस को नहीं छूना चाहता है,
क्योंकि मालूम है कि एक पुलिस वाले को हम करेंगे तो पूरी पुलिस भिड़ जाएगी। ये कैसे दुस्साहसी लोग थे कि जिन्होंने 2-2 पुलिस वाले को सरेआम उड़ाया वहां। मैं मानता हूं कि योगी सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बुलडोजर है किसके लिए। बुलडोजर न्याय नहीं है, लेकिन जिस घर से योजना बनती हो, हथियार रखे जाते हो मारे रहने का, क्या उस घर को जमीन पर नहीं, और वो घर भी अवधेश जी नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया। मैं पूछ रहा हूं, जिस घर से वो घर भी नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया, पीडीए उस पर कार्रवाई कर रही है। जिस घर में योजना बन रही है कि मारना है, जिस घर से योजनाकारों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, मैं आता हूं, छिप रहा है, अगर बुलडोजर न चले। अरे रुक जाइए फरहान भाई, अभी 2 लोगों ने नहीं बोला है, 2 लोगों ने नहीं बोला है। इसी दिन के लिए आता हूं मनीष भाई, सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। मनीष भाई, ग्रिप अभी कसी नहीं है ठीक से, देख रहे हैं सदाकत हुसैन ने क्या कहा, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, मुसलमान है इसलिए बुलडोजर मत चलाइए वरना ये लोग कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ है योगी सरकार। ये लोग दरअसल अखिलेश यादव के कहने पर मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। ये तो तालिबानियों के भी पक्ष में खड़े हुए थे। ट्रिपल तलाक से लेकर तमाम ऐसे विषयों पर ये लगातार इसी तरह की भाषा बोलते हैं। जहां अखिलेश यादव नहीं बोल पाते वहां इनसे बुलवाते हैं। इसको अखिलेश यादव का ही बयान मानना चाहिए। दूसरी बात, जो मकानों पे कार्रवाई हो रही है, आज जिस मकान पे कार्रवाई हो रही है वो मकान एयरफोर्स स्टेशन के पास है। पीडीए से नक्शा पास करने के लिए जब गया था तो पीडीए ने नक्शा मना कर दिया था पास करने पे। और जितने लोग बैठे हैं सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबको ये पता होगा जितने प्राधिकरण होते हैं, जितने नगर पालिका होते हैं, जितने टाउन एरिया होते हैं, सब में एक विभाग होता है जिसके पास ये काम होता है कि नक्शे के मानक के विपरीत, नक्शे के विपरीत अगर कोई मकान बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। भी 2019 में इलाहाबाद में, प्रयागराज में ही सैकड़ों मकान जो अतिक्रमण के अंतर्गत आते थे तोड़े गए थे। सड़कें दुगनी चौड़ी हुई हैं उसी प्रयागराज में, तब तो कोई नहीं बोलने आया। तो हमको लगता है 2 कार्रवाइयां हो रही है। एक पुलिस कार्रवाई कर रही है जिसमें अरबाज जैसे लोग मारे गए हैं और जो शूटर भागे हुए हैं उनकी भी खैर नहीं है, पकड़े जाएंगे। जो भी षड्यंत्र में शामिल है विधिक दायरे में रह के सबके खिलाफ। नहीं मनीष भाई जो बातें शुएब जमई ने कही या जो बातें फरहान कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप माफियाओं को नहीं मुसलमानों को मिट्टी में मिला रहे हैं, टारगेट पर मुसलमान है। देखिए राकेश जी, ये सुरक्षा कवच देना होता है और समाजवादी पार्टी और ऐसे तमाम विपक्ष के लोग तो आतंकवादियों के पक्ष में भी खड़े होते हैं। रामपुर में पीएससी पे जिन्होंने अटैक किया था, संकट मोचन में जिन्होंने अटैक किया था, कचहरी में जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी अखिलेश यादव ने की थी अपने सरकार रहते हुए। अभी परसों ही रामपुर के जो आतंकवादी थे उनको उम्र कैद की सजा मिली। संकट मोचन कचहरी बम ब्लास्ट के आरोपियों को फांसी और उम्र कैद मिली। ऐसे दुर्दांत के साथ खड़े होने वाले लोग अतीक और मुख्तार के साथ खड़े हो रहे हैं तो इसमें आश्चर्य का क्या विषय है। यही लोग तो हैं जिन्होंने पाला पोसा, हजारों हजार करोड़ की संपत्ति उनकी बनवाई, तो जो इन्होंने विष फैलाई है उसके पक्ष में खड़े ही होंगे ये। ठीक है, मैं आता हूं शुएब भाई, एक मैं कासमी साहब का स्टेटमेंट ले लूं फिर मैं आता हूं आपके पास। कासमी साहब, क्या इसलिए माफियाओं को छोड़ दिया जाए क्योंकि मुसलमान है, वरना सियासत साधने के लिए कुछ लोग कहेंगे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैंने बहुत देर से सुना है सबको और तरह तरह की बातें हो रही हैं कि योगी जी को ये भाषा जेब नहीं देती और योगी जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो मुझे ये बताइए, दिल पे हाथ रख करके योगी जी यूपी के मुखिया हैं और पूरा यूपी जो है वो योगी जी का परिवार है और परिवार में कितना बड़ा कांड हो जाए, इतनी बड़ा हादसा हो जाए तो क्या परिवार के मुखिया को गुस्सा नहीं आएगा? और अतीक हो, मुख्तार हो और जो भी हो, जो क्रिमिनल है वो 100 क्रिमिनल है। बुलडोजर की कार्रवाई तो मजलूम के लिए फौरी तौर पर एक छोटी सी तसल्ली है। और रही मिट्टी में मिलाने की बात, मिट्टी में वाकई मिलाया जाएगा। इस पर योगी जी की सरकार पिछली बार भी काम कर रही थी और इस बार भी काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये बात मुसलमान के नाम पर आती है या जो क्रिमिनल लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की बात आती है तो ये बहुत सारे लोग टीवी डिबेट पर आकर के मुसलमानों के हमदर्द बन जाते हैं। और जब ये मुसलमान क्रिमिनल बन रहा होता है, लोगों की जमीनों पर कब्जे कर रहा होता है, मदरसों पर, लड़कियों के मदरसों पर, अभी अतीक के भाई के रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, अशरफ का, आपको पता चलेगा कि लड़कियों के मदरसे में उसने जो है वहां से एक लड़की को अगवा किया था, वो भी FIR है। तो ये सब लोग फिर भाग जाते हैं।
और ये सब प्रॉपर्टियां जुल्म से इकट्ठी की गई हैं, कब्जा कर करके इकट्ठी की गई हैं। अगर आज ये सरकार लोगों को इंसाफ दे रही है, इंसाफ दिलाने के लिए पाबंद है, और योगी जी के अंदर एक हमदर्दी और एक तड़प है और उनका एक गुस्सा जो आया है निकल करके अपने परिवार की हमदर्दी में, तो यहां बैठ करके इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वाकईतन मैं मान लूं कि मैं मुसलमान हूं और वो भी मुसलमान है, मुझे उनका फेवर करना है, हमदर्दी करनी है, तो इस्लाम कब कहता है कि तुम किसी का मर्डर कर दो? क्या उमेश पाल जो है वो किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है? और फिर यूपी पुलिस के जवानों की हत्या हो रही है, और मतलब योगी जी की सरकार में जबकि लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत किया गया हो और पूरी दुनिया से इन्वेस्ट करने के लिए लोग वहां आ रहे हो, और ऐसे मौके पर आप लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करोगे तो मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, तो कहां मिलाया जाएगा आपको? तो मैं समझता हूं कि बहुत सही तरफ सरकार जा रही है। और सुब्रत पाठक जी जो अभी बीच में हमारे सांसद महोदय बोल रहे थे, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। गाड़ी पलटे या जो पलटे, ऐसे लोगों को तो मिट्टी में वाकईतन मिल जाना ठीक है। शोएब जमई, जो मैं आता हूं कासमी साहब, शोएब जमई आपको गुस्सा आया कि नहीं जब इलाहाबाद की, प्रयागराज की आपने तस्वीरें देखी, जब बम चला, गोली चला, जिस तरीके से घेर कर मारा गया, गुस्सा आया कि नहीं? नहीं, हमने तो सुना था कि भाई जो आलिम होता है वो हक बोलता है, लेकिन जो नहीं, आपको गुस्सा आया कि नहीं शोएब जमई? सत्ता की तरफदारी करते हैं। हाँ। देखिए, जो मुसलमान होता है वो हमने एक लिस्ट गिनाया आपको, बोलना सीख लो। इसमें ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया है, इन पे सैकड़ों मुकदमे, विनीत सिंह, पूरा लगभग 17 माफिया हैं जो सिंह हैं, कोई राठौर हैं, कोई भैया हैं, फला है, फला है, फला। चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, पिंटू सिंह, 48 मुकदमे, सेंगर के 28 मुकदमे। कभी आपने सुना इनके घर पे बुलडोजर चला हो? शोएब जमई, अगर सुनिए ना सर, अगर जितने आपने नाम गिनाए, शोएब जमई सुनिए सर, सुनते रहा करिए, तो छोटी छोटी बात में ज्यादा कंटेंट निकल कर आएगा। आपने जितने नाम गिनाए, मान लीजिए कि उन पर नहीं कार्रवाई हुई जो आप कह रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से इसीलिए कार्रवाई अतीक अहमद के गुर्गों पर नहीं होनी चाहिए? क्या इसीलिए कार्रवाई मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई जो है, सजा पुलिस देती, सजा जो है कोर्ट देती है। वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? अब मान वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? अभी पिछले दिनों बंगाल में शोएब जमई के कुछ कार्यकर्ताओं ने, अरे शोएब जमई सुनिए ना सर, सवाल सुना करिए, उसका जवाब दीजिए। कोर्ट की कार्रवाई के वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? सारे भाजपा कार्यकर्ताओं के घर, शोएब जमई वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर बंगाल में, अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? करेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? करेंगे। अब सुनाई नहीं दे रही आपको मेरी बात? राष्ट्र की तस्वीर है। नहीं। इस हिंदू राष्ट्र में शोएब जमई को मेरी आवाज जा रही है क्या? एक मिनट इनकी आवाज डाउन करिए। गरीब जानी, एक मिनट इनकी आवाज डाउन करिए। शोएब जमई, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, तो वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? जी, वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? कहां बुलडोजर चला था? अच्छा, नहीं चला था? इतने मासूम है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं बंगाल में बुलडोजर चला था क्या भाजपा? वक्फ, अरे मैं सवाल वक्फ बोर्ड को लेकर पूछ रहा हूं। चलिए, आप नहीं जवाब देंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरा इसके आगे सवाल क्या होगा। भाजपा कार्यकर्ता, मुझे पता है ना सर। फरहान भाई, यही सवाल आपसे, वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? अभिषेक भाई, हमको अपनी बात रखने दीजिएगा, उसके बाद अभिषेक नहीं, एक तो नाम ठीक कर लीजिए सर। मैं नहीं, सुन लीजिए सर, एक तो नाम ठीक कर लीजिए। यहाँ पैनल पर जो अभिषेक है वो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है, मैं राकेश हूँ सर, ठीक है? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। राकेश जी, सवाल सुन लीजिए सर, वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? राकेश भाई, हमें अपनी बात रखने का 30 सेकंड, आपको मैं 1 मिनट दूंगा सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके अलावा मैं आपको 1 मिनट दूंगा। आप बस बताइए वक्फ बोर्ड बुलडोजर चलाता है कि नहीं? बुलडोजर चलाने का अधिकार सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय को है, माननीय न्यायालय को है। तो वक्फ बोर्ड क्यों बुलडोजर चलाता है भाई? वक्फ बोर्ड का बुलडोजर चलाया, मैं अभी बता दूंगा सर, मैं अभी बता दूंगा सर। हल्द्वानी में बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि अपनी प्रॉपर्टीज पर जो इंक्रोचमेंट हुआ है उस पर बुलडोजर चलाएंगे सर। कौन कहा? वो मैं बता दूंगा सर। चलिए, अपनी बात रखिए, मैं अभी बता दूंगा सर, अभी बता दूंगा, चिंता मत करिए। अरे बता दीजिए। हल्द्वानी में तो रेलवे ने यहाँ से कहा था मुसलमानों के घर बुलडोजर चला देंगे,
भूल गए क्या पत्रकार महोदय? जरा पढ़ के आया कीजिए। अरे वो भी हुआ था भाई, वो भी हुआ था। आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर आता हूँ। शोएब जमील तो नाम का लिस्ट दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ शोएब जमील साहब, अरे पिछले बताओ ना 2 महीने 3 महीने 6 महीने में जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने कहाँ शूटिंग की है, किसको मारा? अरे वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। अभी इंतजार कर लीजिए शोएब जमील, इंतजार कर लीजिए। अभी फरहान भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर अभिषेक आपके बताऊंगा। बात हो रही है, मैं आपको बता दूंगा, एकदम अनर्गल बात नहीं करता हूँ आपकी तरह। तब हम बोले अभी सिर्फ फरहान की आवाज होने जा रही है, सिर्फ फरहान की आवाज होने जा रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आज की डेट में बुलडोजर, कल की डेट में बुलडोजर चला सफदर अली के यहाँ इलाहाबाद। सफदर अली के जस्ट बगल में मकान था लाल बाबू तिवारी जी का और अनिल शर्मा जी का। अनिल शर्मा जी पेशे से अधिवक्ता हैं और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद उनके भी मकान को गिरा दिया गया और लाल बाबू तिवारी के मकानों में पूरा दरार आ गया। उसके भी मकान एक तरह से जर्जर हो गए, कभी भी गिर सकता है। लाल बाबू तिवारी और अनिल शर्मा का क्या दोष था, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरे जिस पुलिस वाले को गोली मारी उसका क्या दोष था, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। उमेश पाल वकील को मार दी, उसके साथ जो 2 पुलिस वाले मरे उसका क्या दोष था? आप अगर दोष ढूंढ रहे हो तो भैया सबका मकान गिरेगा। नहीं, पहले मारी गोलियां, जरा इसका बताओ कि जो 2 पुलिस वाले उनके साथ सुरक्षा में चल रहे थे उनका क्या दोष था? आप लिस्ट करके आप समय से बता रहे हैं। नहीं राकेश, ऐसा है कि इस डिबेट में वही वातावरण है जो वातावरण उत्तर प्रदेश में आप दिखा रहे हैं। इसमें से किसी ने भी अतीक अहमद, मुख्तार विरोध नहीं किया, बिल्कुल विरोध नहीं किया, किसी की आलोचना नहीं की। और अब सुनिए फरहान, उसका विरोध सुन, मैं जरा करूं। इनको पता होना चाहिए कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने कितने मुसलमानों को मारा है, कितने मुसलमानों की प्रॉपर्टी जब्त किया है। आपको पता है कि चांद मियां अतीक अहमद के गुरु थे। 1989 में उनको हराया, बाद में उनको मार दिया। वो इससे बड़े थे। चांद मियां के कम से कम 2 दर्जन लोगों को अतीक अहमद ने मार गिराया, सारे मुसलमान थे। आप लोग हिंदू एक अब जो सवाल सुनिए फरहान भाई सुनिए। एक तो जो घर बना था सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुन लिया, वो घर नियम के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से बना नहीं था। पीडीए की ये कार्रवाई है, सुन लीजिए। आप दोनों लोग सुन लीजिए सर, जो शोएब जमील ने पूछा था सर, सुन लीजिए ना, 1 मिनट सुन लीजिए फरहान भाई, मैं आपको समझ दूंगा। अगर किसी घर से नहीं सुनिए, अगर किसी घर से साजिश हुई है, वहाँ हथियार निकल रहे हैं, तो चाहे नक्शा से पारित हो बिना नक्शा से, अगर क्रिमिनल उस घर में मार के ठहर रहे हैं तो उसके साथ बुलडोजर चलना ही चाहिए। बिना भय के आतंकवाद अपराध नहीं रुक सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। फरहान भाई और शोएब जमील दोनों आप लोग ध्यान से सुनिएगा सर। अरे सुन लीजिए सर, बीते सितंबर में आपके उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मान लिया आप जीत गए, शादाब शम्स, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना। मैं जीतने हारने के लिए डिबेट नहीं करता हूं सर, मैं बिल्कुल जीतने हारने के लिए डिबेट नहीं करता हूं, ना ये कोई डिबेट का कंपटीशन है। विक्टिम कार्ड फैक्ट पर आपने सवाल पूछा, आपने और शोएब जमील ने, जो कि भाग गए, फिर भी मैं बता दूं, देश के लोग देख रहे हैं। सुन लीजिए सर, सितंबर 2022 में अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के शादाब शम्स, उन्होंने कहा था कि हमारी प्रॉपर्टियों पर इंक्रोचमेंट हुआ है और हम वहां पर जाकर बुलडोजर चलाने वाले हैं। 50% से ज्यादा हमारी प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो जाकर पहले पूछिए उनसे कि वो न्यायपालिका है क्या। अब मैं जाकर पूछिए उनसे। इसका उत्तर दे दूं, बोलिए। इसका उत्तर सुन लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है और वहां मैंने अब बीजेपी वाले करें न्याय विरुद्ध जाकर अगर बुलडोजर चला, अरे तो पहले ये बोलिए ना कि उन साहब ने शादाब शम्स ने गलत कहा। फरहान भाई पहले तो कहिए ना कि उनको बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए वक्फ बोर्ड को। अरे भाई आ गए शोएब जमील सितंबर 2022 उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है शादाब शम्स। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की 50% से ज्यादा प्रॉपर्टी इंक्रोच्ड हो चुकी है। यह हल्द्वानी की घटना के आसपास जब जो रेलवे वाली घटना बता रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाकर हटाएंगे। तो बोलिए उनका ये स्टेटमेंट गलत है। शोएब जमील जी जरा सवाल दोहराएंगे, टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। हाँ वो बहुत टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। चलिए मैं आता हूं सर, इतना समय नहीं है, मैं फिर आपके पास। अभिषेक भाई आप इशारा कुछ कर रहे थे। देखिए, अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।
सांसद महोदय जो चले गए उन्होंने भी कहा था कि कुछ लोग हैं जिनका कुछ एजेंडा है और देश के खिलाफ वो अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, शफीकुर रहमान बर्क आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो अखिलेश की नहीं सुनते हैं क्या? देखिए, मैं तो कहूंगा कि कानून है, अरे वो उनके खिलाफ अखिलेश यादव की, देखिए वो उनकी खुद की निजी राय है। अरे निजी राय क्या होती है सर? एक बार पहली बार दिया है क्या? पहली बार कोई नेता उलझुल बोल दे, आप बोल दीजिए कि निजी राय, चलिए मान लिया। बार बार बर्क साहब के 10 स्टेटमेंट दिखा दूंगा सर। देखिए जो वो बोलते हैं और आप लोग आते हैं, आपके जैसे और नेता आते हैं, कहते हैं कि उनकी निजी राय है। देखिए राकेश जी, जनता ने उन्हें चुना है, वो सांसद हैं और उनकी एक गरिमा है। अगर आपको लगता है कि अगर वो कुछ ऐसी अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है सिर्फ, तो आपको नहीं लग रहा? मुकदमा दर्ज करिए, जेल भेज दीजिए। कानून व्यवस्था है ना, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अभिषेक जी, पार्टी की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं कि उसका सांसद खुलेआम कह रहा है? पार्टी को अगर लगेगा कि वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? एक तो शोएब जब हिंदू राष्ट्र किसने कहा नहीं कहा उस पर चर्चा हो नहीं रही है। हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या? हिंदू राष्ट्र बन चुका है क्या? इसका मतलब मान ले शोएब जमई की नजर में, नहीं सुनिए ना, इसका मतलब मैं मान लूं शोएब जमई की नजर में हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत। या तो पहले ये बोलिए कि हिंदू राष्ट्र है, तब इस सवाल को, तब मैं आपके इस सवाल को एंटरटेन करूं। अगर हिंदू राष्ट्र में यही होगा, अरे हिंदू राष्ट्र बन चुका है क्या? फिर हम क्या करेंगे? शोएब जमई मानते हैं क्या कि भारत हिंदू राष्ट्र है? तो पहले ये बोलिए ना कि शोएब जमई मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। पहले ये बोलिए, फिर इस सवाल को पूछिए आप पहले बताओ। अरे जब हिंदू राष्ट्र, फिर वही बात है, अरे हिंदू राष्ट्र है क्या? ठीक है मनीष भाई, ये हिंदू राष्ट्र की तस्वीर है तो बताओ। नहीं, हिंदू पहले तो मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र है ना, पहले तो मान लीजिए आप, पहले आप मान लीजिए ना शोएब जमई की हिंदू राष्ट्र है, फिर मैं आपके इस सवाल को एंटरटेन कर दूंगा। मनीष भाई, देश के सारे दलित देखिए राकेश जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में एक चीज कहा कि विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, टाउन एरिया सब में विभाग होता है कि अगर नक्शे के विपरीत, मानक के विपरीत कोई मकान बनता है तो निश्चित रूप से उसके पास ये अधिकार होता है। मैं इसको बिना किसी हिचक से कह रहा हूँ, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए न्यायालय की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालय की आवश्यकता तब होती है जब इसके अगेंस्ट कोई कोर्ट जाता। दूसरी बात, जो आज एयरफोर्स, जो बमरौली के पास जो मकान गिराया जा रहा है, एयरफोर्स का ट्रांसमिशन। ठीक है सर, वक्त थोड़ा कम है, ब्रेक लेना पड़ेगा। राष्ट्रवाद आगे जारी है, आगे आपको ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आज के सवाल पर पब्लिक की राय क्या, और उस पर सवाल भी जरूर होगा। राय क्या है वो बता देते हैं। हमने सवाल पूछा था, माफियाओं पर योगी सरकार के एक्शन को समाजवादी पार्टी धर्म से जोड़कर क्या सियासत कर रही है? 85% लोग कहते हैं हाँ, 15% लोग कहते हैं नहीं। अब बताइए अभिषेक भाई, धर्म के आधार पर सियासत? नहीं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि धर्म के आधार पर कोई सियासत या राजनीति का रंगमंच का ये कार्यक्रम चल रहा है। कोई भी अगर बम से हमला करेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे एक पूर्व विधायक भी रहे, उनके ऊपर भी एक मेरठ में बम से हमला हुआ था। 2024 से पहले की रणनीति है, हर चीज को धर्म से अपने वोट बैंक के हिसाब से जोड़ दो, इसीलिए बर्क साहब से बुलवा रहे हैं लगातार। 2024 से भी पहले की रणनीति है और एक निराशा भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजहबी भय के आधार पर जिन लोगों की पॉलिटिक्स चली है, जो चुनाव जीते हैं, पार्टियों में महत्व पाए हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो रही है भविष्य की दृष्टि से। इसीलिए इस प्रकार की भाषा हमारे सामने सुनाई पड़ रही है। लेकिन आपके डिबेट का भी जो दृश्य था वो दिल दहलाने ठीक है। आपकी इसी बात के साथ वक्त इतना ही है, आलोचना नहीं की। बिल्कुल ठीक है। आपकी इसी बात के साथ आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना।